हमारा चैनल आपके जीवन को आनंदमय बनाने के लिए है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अली बाबा और 40 डाकू। मर्जीना अपनी साहसी योजना को अंजाम देती है। होश जले के परिणाम व इलाज के बारे में बताता है। रोश जोश की अधीरता और अशिष्टता पर हंसा और कहानी आगे बढ़ाई। मर्जीना जानती थी कि अब रसोई में वापस जाने का वक्त हो गया है। उसने कहा। वो और इंतजार नहीं कर सकती थी, क्योंकि तेल अब जल्दी ही धुआने लगेगा और आग पकड़ लेगा। आंगन के मैदान से अपने हैंडल वाले पतीले में रेत भर वह तेजी से वापस चल पड़ी। उसने रसोई का दरवाजा खींचकर खोला और लपकती लपटों के पास पहुंचकर आग पर रेत फेंक दी। ज्यादातर आग पलक झपकते ही बुझ गई। उसने अपना खाली पतीला देख के गर्म तेल में डुबोकर भरा, उसे ध्यान से पकड़े। वह दबे पांव सबसे पास वाली ट्रोजन बैरल के पास पहुंची और खौलता तेल उसने लकड़ी के ढक्कन के बीचों बीच की ढलान पर उड़ेल दिया। रुके बिना वह दबे पांव देख के पास वापस दौड़ गई और अपना पतीला फिर भर लिया। उसे लेकर फिर ध्यान से वापस दौड़ी अगली बैरल के ढक्कन पर उड़ेलने। बार बार उसने पतीले भर भर के निकाले और ध्यान से उन्हें बैरलों के पास एक एक करके ले जाकर उनके ढक्कनों पर उड़ेल दिया। फिर और भरने को वापस दौड़ी आई। मरुआना के कण अभी भी हवा में तैर रहे थे और अपनी शारीरिक मशक्कत के बावजूद वह खुद को हल्का महसूस कर रही थी। अपना काम निपटाने के लिए उसके कदम तेज हो गए, क्योंकि वह अच्छी तरह समझ गई थी कि वो खुद अब कितने बड़े खतरे में थी और फोकस रहने की खुद अब उसे कितनी जरूरत थी। आखिरी ट्रोजन तेल की बैरल पर आखिरी पतीला तेल उड़ेलने तक उसे खुद अपने शरीर का कुछ होश बाकी न रहा था। कपकपाती टांगों पर ठोकरें खाती वह अपनी कोठरी तक पहुंची और अपने बिस्तर पर ढह गई। भाग दौड़ से थकी टूटी और नशे से उनींदी अपने हाथों, हथेलियों, पंजों और पैरों पर छिले छालों और उस अजीब से कोन को जो उसकी मुंडी ने बिस्तर पर बना रखा था, देखकर उसे बहुत हैरत हुई। उसने अपना सिर सीधा करने की कोशिश की, लेकिन वह बिस्तर से बाहर फिसल गई और बगल की जमीन पर जा गिरी। बेहोश होने से बहुत पहले ही उसके मन पर बुरे सपनों ने कब्जा कर लिया था। रोश खामोश हो गया था और अपने बेटे के कमरे से बाहर फैली रात की कालिक में खो गया था। उसके अपने हैवान उसे सताने उसके अतीत से लौट आए थे। और 37 डाकुओं का क्या हुआ, पा? जोश ने पूछा। पिता की चुप्पी से बन गया तनाव उसे नाकाबिले बर्दाश्त था। गंभीर जलों से तत्काल तंत्रिका आघात नर्वस शॉक हो सकता है। होश ने अपने पिता के लिए जवाब दिया। मरीज पीला पड़ जाता है, भ्रमित, चिंतित, दर्द से घबराया, बेहोश हो सकता है। लेकिन इससे कहीं ज्यादा खतरनाक है माध्यमिक झटका, सेकेंडरी शॉक, जो मरीज को कुछ घंटों बाद लगता है। इसकी खासियत है रक्तचाप में नाटकीय गिरावट, जिससे पीलापन आता है, सिरे ठंडे पड़ जाते हैं और अंततः मरीज ढह जाता है। ये माध्यमिक सदमा प्रचलन सर्कुलेशन से फ्लूइड द्रव्य खो जाने की वजह से लगता है। न सिर्फ नष्ट हो गए ऊतकों से खोया तरल पदार्थ, बल्कि उन क्षतिग्रस्त क्षेत्रों से रिसता द्रव्य जहां त्वचा का कवच अब नहीं रहा। होश ने अपने पिता की ओर देखा, प्रतीक्षा में कि वे कुछ कहेंगे, लेकिन रोश उसकी ओर देखकर मुस्कुरा भर दिए और कुछ नहीं बोले। जले से मौत सिर्फ ऊतक टिश्यू नष्ट होने से ही नहीं होती, उसने आगे कहा, बल्कि द्रव्य और नमक की इस रिसावट को होते रहने देने से भी होती है। अगर सर्कुलेशन से रक्त आयतन वॉल्यूम के 5वें हिस्से से ज्यादा खो जाए, तो दिल तक इतना खून पहुंच ही नहीं पाता जितने की रक्तचाप बनाए रखने के लिए हृदय को जरूरत है। और नमक का नुकसान, खास तौर पर सोडियम और पोटेशियम लवण का, न सिर्फ शरीर में उनका संतुलन ही बिगाड़ देता है, बल्कि शारीरिक द्रव्यों और खून के ओस्मोटिक संतुलन को भी बदल देता है। इन लुटेरों को तुरंत रक्त या प्लाज्मा आधान ट्रांसफ्यूजन की और घावों में इन्फेक्शन संक्रमण रोकने के लिए किसी चीज की जरूरत है, लेकिन ये तो वहां पड़े रहेंगे शायद बेहोश, बिना देखभाल के, धीरे धीरे प्राण स्रावित लीक करते। क्या तुम्हें पता है, होश ने आगे कहा, कि जले के इलाज के बाद द्रव्य का बड़े पैमाने पर स्थानांतरण भी अंग खराब हो जाने जैसी जटिलताएं पैदा कर सकता है। बहुत बुरे जले मरीज का रक्त दबाव बनाए रखने के लिए लगभग हमेशा बड़ी मात्रा में इंट्रावेनस अंतःशिरा द्रव्यों की जरूरत पड़ती है, लेकिन ये द्रव्य शरीर की उन जगहों में भी पहुंच सकते हैं जहां इन्हें नहीं जाना चाहिए, जिसके कारण जबरदस्त सूजन और दूसरी गंभीर समस्याएं पैदा हो जाती हैं। इसे थर्ड स्पेसिंग कहते हैं। गंभीर जले से यदि मरीज की सांस लेने की नली सूज जाए तो एस्फिक्सिया, दम घुटना भी हो सकता है। असल में एस्फिक्सिया छाती की दीवार कसने से भी हो सकता है, क्योंकि जले हुए टिश्यू ऊतक कठोर और बेलोच लचक रहित होते हैं। अगर हाथ या पैर जल जाए तो इसी लचकदार टिश्यू की वजह से ब्लड सर्कुलेशन, रक्त परिसंचरण की कमी के कारण हाथ पैर भी चले जाते हैं। रोश ने अपने बेटे को बोलते सुना, लेकिन उसके अपने विचारों की कड़ी टूट चुकी थी। वह रजाई के भीतर गहरे पसर गया और बिस्तर पर अपनी पीठ के बल चुपचाप लेटा छत को घूरता रहा। उसके कानों ने अपने बेटे के अंतर्दृष्टि भरे स्पष्टीकरण के अंश पढ़े। चमड़ी आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। उद्धरण चिन्ह
समस्या मूल रूप से तरल पदार्थ और इलेक्ट्रोलाइट हानि से गंभीर संक्रमण की बहुत बड़ी दर, जिसके कारण घातक सेप्टिक सदमा लग सकता है। आंतरिक रक्तस्राव से मृत्यु, परिगलित चर्म के ऊतकों से खून में विषाक्त पदार्थ रिसकर गुर्दे की तीव्र विफलता और अन्य जटिलताओं। बड़े पैमाने पर हिपोवोलेमिक शॉक। उद्धरण चिन्ह। ईशा ने रोश को देखा और जान गई कि उसके आराम का समय हो गया, लेकिन लड़के अभी सोने को तैयार नहीं थे। वे और चाहते थे, लेकिन वह चुक गया था और देने के लिए उसके पास कुछ न था। ईशा ने अगली सांझ कहानी पर प्रतिबंध लगा देने की धमकी देकर दोनों को आखिर विदा किया। लड़कों को उनके बिस्तरों में टांक कर वह उसे अपने बिस्तर में सहलाकर सुलाने ले चली। होश ठीक निकल जाएगा, रोश ने उसास भरी। अगर जोश ठीक निकल जाए तो मैं शांति से जा सकता हूँ। गहन सघन मनमोहक वंतरु, तुमको आज बुलाते हैं, वह प्यार से फुसफुसाई। किंतु किए जो वादे तुमने, याद तुम्हें वो आते हैं। अभी कहाँ आराम पड़ा, यह मूक निमंत्रण छलना है। अरे अभी तो मीलों तुमको चलना है। वो जल्द ही सो गया। अपने बिस्तरे में उसके साथ लेटी, वो उसके बाल सहलाती, उसकी परेशान नींद को निहारती रही। एक मूक आंसू उसके गालों पर फिसल चला और देखते देखते उसके तकिए के ताने बाने में खो गया।